नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की, और फंडामेंटल राइट्स में हमने समानता के अधिकार की बात कर रहे थे हम। और समानता के अधिकार में हम लोगों ने अनुच्छेद 14 को पूरी तरह से पढ़ लिया है। और इसके बाद जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 को भी हम उसी अनुच्छेद 14 की तरह ही फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। विस्तृत तरीके से इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। चूँकि अगर हम और भी अनुच्छेदों को साथ में लेते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर हमें भी परेशानी होगी, साथ साथ में आपको भी पढ़ने में परेशानी होगी। इसलिए चूँकि ये थोड़ा सा विस्तृत अनुच्छेद है, इसलिए मैं एक ही अनुच्छेद की बात यहाँ पर प्रत्येक वीडियो में कर रहा हूँ। आगे अगर कभी ऐसा लगा कि नहीं कई अनुच्छेद एक साथ पढ़ाए जा सकते हैं तो वो भी ऐसा मैं करूँगा, लेकिन कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार की, और आज हम जो बात करने वाले हैं पार्ट 4 की। तो अनुच्छेद 14 से 18 में हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 15 की बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समानता। समानता एक बहुत ही बड़ा व्यापक शब्द है और पूरी दुनिया में समानता के बारे में बातें की जाती हैं। यहाँ तक कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उस फ्रांसीसी क्रांति का भी नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो वहाँ भी स्वतंत्रता की बात की जा रही थी, समानता की बात की जा रही थी, बंधुत्व यानी भाईचारे की बात की जा रही थी। तो वहाँ से ही समानता शब्द की शुरुआत लगभग हो चुकी थी और पूरी दुनिया में आज भी समानता को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाता है, समानता की बात की जाती है। दोस्तों, हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं वाला देश है, विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर डाइवर्सिटी है, तमाम तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तमाम जातियों के लोग रहते हैं। उसी तरह से अमेरिका जैसे देशों में भी अगर बात करें तो वहाँ भी कई धर्म के लोग रहते हैं, और वहाँ पर तो श्वेत और अश्वेत के जो कह सकते हैं वर्ग हैं, उनमें उनको बांटा गया है। तो समानता क्या है? समानता की बात करें तो हर एक धर्म यही कहता है कि हर एक व्यक्ति के साथ समानता के व्यवहार करना चाहिए। अर्थात दुनिया के जितने भी धर्म हैं, कहीं ना कहीं उनका जो सार तत्व है या जो भी वो उपदेश देते हैं, वो यही उपदेश देते हैं, वो यही बताते हैं कि समानता का भाव जो है प्रत्येक नागरिकों में, प्रत्येक मानव के बीच में होना चाहिए। लेकिन फिर भी समानता हमें देखने को कहीं पर नहीं मिलती है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो विविधताओं वाला देश है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है और किसी के पास पैसा बिल्कुल नहीं है। किसी के मकान तो आलीशान बंगले बने हुए हैं और कुछ लोग बेचारे झोपड़पट्टियों में रहते हैं। कुछ लोगों के बच्चे जो है वातानुकूलित प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ते हैं, और कुछ लोगों के बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर ना तो सही शौचालय है, ना ही पेयजल की उचित व्यवस्थाएं हैं। तो ये कैसी विविधता! यहाँ पर तो हम देखते हैं कि असमानता ही नजर आती है। और किसी के पास इतना ज़्यादा भोजन है कि भोजन को बर्बाद कर रहा है, अपने भारत देश की ही बात करें, और किसी के पास भोजन नहीं है, बेचारे भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। तो हमारा कानून, हमारा संविधान भले ही वायदा करता हो कि समानता को बढ़ाने की कोशिश की जाए, समानता लाई जाए, लेकिन धरातल की अगर बात करें, धरातल में देखते हैं तो असमानता ही नजर आती है हमें। तो कानून के द्वारा जो वायदा किया जा रहा है और धरातल में जो हमें असमानताएं देखी जा रही हैं, और कानून जो समानता की बात कर रहा है, इन दोनों के बीच में हमें स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। अगर धरातल में देखें तो कानून जो हमारा कहता है और धरातल में जो होता है उसमें स्पष्ट अंतर हमें दिखाई देता है। चाहे हम लोकतंत्र की बात करें, चाहे हम स्वतंत्रता की बात करें, चाहे हम समानता की बात करें। तो हम आज चूंकि समानता की बात कर रहे हैं, तो कानून के द्वारा किए गए वादे और धरातल में हुए काम के बीच में जो स्पष्ट अंतर नजर आता है, यह अंतर जब तक रहेगा तो किसी भी दुनिया में वो देश जो है वो कभी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं होगा। खासकर भारत की बात करें तो भारत में ये जो अंतर है, काफ़ी अंतर है। कानून तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन धरातल में बहुत कुछ होता है, और स्पष्ट अंतर, काफ़ी अंतर, डिफरेंस नज़र आता है। और समानता का मतलब यही है कि कानून जो कहता है और धरातल में भी उसी तरीके का काम किया जाए, तब जाकर के समानता आएगी, तब जाकर के कोई देश जो है वो उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो हमारा, आपका, सभी का और इस का एक कर्तव्य बनता है कि हम समाज में समानता लाने की कोशिश करें। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम समानता कैसे ला सकते हैं, तो सरकार का काम है। सरकार कौन बनाता है दोस्तों? हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हमें कम से कम इस तरीके के सवाल नहीं करना चाहिए। सरकार देश की जनता बनाती है, और हमारे देश में लोकतंत्र का शासन है। लोगों के द्वारा यहाँ पर जनता का शासन चलता है, लोगों के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है उसके द्वारा यहाँ पर शासन चलता है। तो क्यों ना कहीं हम भी देश में जो भी डिफरेंस दिखाई देता
देता है, असमानताएं दिखाई देती हैं, उनमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान को हमें समझने की जरूरत है और कैसे हम इस असमानता देश में फैला रहे हैं, अपने समाज में फैला रहे हैं, इसको चिंतन करने की आवश्यकता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और कि समानता दो प्रकार की होती है। अब हम समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हो सकते हैं नेचुरल तरीके से, ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए समानता को दो प्रकार की होती है, दो तरीके से बांटा जाता है। एक समानता वो जिसे हम नेचुरल इनइक्वालिटी कहते हैं, अर्थात प्राकृतिक असमानता। एक समानता होती है जिसे हम बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी, अर्थात समाज मूलक, जो समाज के द्वारा असमानता बनाई गई है वो। अगर हम प्राकृतिक असमानता की बात करें तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनकी बौद्धिक क्षमता अलग है अन्य लोगों से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शारीरिक जो बनावट है अन्य लोगों से अलग है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रंग रूप अलग हैं। तो बौद्धिक क्षमता, रंग रूप, शारीरिक बनावट, कुछ ऐसे जैविक गुण हैं जो कि जीन्स के द्वारा उनके अंदर हैं और वो अन्य लोगों से डिफरेंस है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने लक्ष्य में काफ़ी सफल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उसी क्षेत्र में सफलता को उतना प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसमें क्या हम कहें असमानता है? ये असमानता नहीं है दोस्तों। काला और गोरा होना ये किसी प्रकार का असमानता का द्योतक नहीं है। और अगर हम स्त्री पुरुष की बात करें तो स्त्री पुरुष के बीच में जो असमानता है, तो क्या हम इसको समानता लाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या हम सारी स्त्रियों को पुरुष बना सकते हैं? अगर हम सारी स्त्रियों को पुरुष बना दें और सारे पुरुषों को स्त्री बना दें तभी तो समानता कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर हम जब नेचुरल असमानता की बात कर रहे हैं तो नेचुरल असमानता जो है वो स्वाभाविक है, उसे दूर नहीं किया जा सकता है, वो तो कुदरत की देन है, ठीक है। लेकिन कुछ असमानताएं ऐसी हैं जो समाज के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे हम बात करते हैं कि महिला कमजोर है पुरुष की अपेक्षा, हम जातिपात के द्वारा असमानता करते हैं, हम रंग के आधार पर असमानता करते हैं, हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो समाज ने जो असमानताएं बनाई हैं उन्हें जरूर दूर किया जा सकता है। और हमारा संविधान जो है वो भी इन्हीं समाज मूलक जो असमानताएं हैं, जो सोशल इनइक्वालिटी है, इनको दूर करने की बात करता है, क्योंकि इन्हें ही दूर किया जा सकता है। नेचुरल असमानता को, प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग जरूर समझते रहिए, ठीक है। असमानता की हम लोग बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा कि जो राज्य है वो कई वर्ग को, जैसे सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए वो विशेष प्रावधान कर सकता है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान हो गया और बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि असमानता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे असमानता नहीं कहते हैं हम, भेदभाव हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा है, ये भेदभाव है, इसमें समानता कैसे आएगी? लेकिन दोस्तों हमने कल बात की थी कि समता, जब तक समता प्राप्त नहीं होगी तब तक समानता नहीं आ सकती है। तो डिस्क्रिमिनेशन दो प्रकार का होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन जो नेगेटिव वाला होता है, भेदभाव जो कि शोषण करने वाला होता है, हम भेदभाव किसी के साथ ऐसे करें, शोषण करने के लिए भेदभाव करें। लेकिन यहां पर जो भेदभाव हो रहा है वो कुछ वर्ग के लोगों को विकास की, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भेदभाव किया जा रहा है। तो ये तो अच्छा है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, संरचनात्मक भेदभाव। तो इस तरीके का भेदभाव जो है वो किया जा रहा है, जिसे हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, ना कि नेगेटिव सेंस में। और इसको संरचनात्मक भेदभाव करने के लिए हम लोग अफर्मेटिव एक्शन करते हैं, अर्थात सकारात्मक कार्रवाई करते हैं। और जो इस देश में आरक्षण महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, SC ST OBC के लिए किया गया है वो सकारात्मक कार्रवाई है, एक तरीके का अफर्मेटिव एक्शन है। और ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में यह सकारात्मक कार्रवाई की गई। चाहे अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, चाहे ब्रिटेन का उदाहरण ले लीजिए, चाहे फ्रांस का उदाहरण ले लीजिए, किसी भी देश का उदाहरण ले लीजिए। अमेरिका में गोरे और काले, श्वेत और अश्वेत, तो वहां पर भी क्या किया गया है? इसको दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की गई, अर्थात वहां भी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आज का जो हमारा मुख्य फोकस बिंदु है वो है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में कुल मिलाकर के 6 उपखंड हैं। कितने? 6 उपखंड हैं। और ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है। जैसे कि हमने अनुच्छेद 14 में बात की थी कि वो व्यक्तियों के लिए है, लेकिन ये क्या है? ये नागरिकों के लिए है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 15 जो है वो नागरिकों के लिए है, ओके। इसके कुल मिलाकर के 6 उपखंड हैं, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपखंड है अनुच्छेद 15 का 1। तो अनुच्छेद 15 का 1
और अनुच्छेद 15 का 2, ये दोनों जब इन पर हम चर्चा करेंगे तो ये मूल अधिकार हैं, अर्थात ये नागरिकों को कुछ प्रोवाइड करते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन 15 का 3, 15 का 4, 15 का 5 और 15 का 6, ये जो है इन अनुच्छेदों में हमें देखने को मिलेगा कि राज्य को शक्ति दी गई है कि राज्य ऐसा कर सकता है। तो मूल अधिकार ये हैं, लेकिन ये क्या है, राज्य को इन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ शक्तियां प्रोवाइड की गई हैं। वो शक्तियां जो हैं 15(3) से लेकर के 15(6) तक हैं। तो आइए अब हम एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 15 के 1 की बात करें तो अनुच्छेद 15 के क्या क्या कहता है, केवल 5 आधारों पर, केवल 5 आधार, वो 5 आधार कौन कौन से हैं, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने आधारों पर, तो 5 आधार कौन कौन से हैं दोस्तों। देखिए, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, 5 हो गए ना। जन्म स्थान, लिंग, धर्म, जाति और मतलब धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान, तो ये 5 जो हैं 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के मत विभेद करने से राज्य को रोकता है। तो ये 5 जो हैं वो आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर एक शब्द यूज किया गया है, केवल। केवल, इसको समझने की जरूरत है। संविधान का एक एक शब्द जो है वो कुछ न कुछ अपने आप में अर्थ जरूर रखता है। जैसे अगर केवल की बात करें तो इसका मतलब है कि केवल 5 आधारों पर, सिर्फ मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और धर्म के आधार पर, इन 5 आधारों पर ही राज्य को रोका गया है किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने के लिए। इसका मतलब यह है कि 5 आधारों के अलावा राज्य अन्य आधारों पर, किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद कर सकता है। इस बात को याद रखिए कि अन्य आधारों पर वो विभेद कर सकता है, इन 5 को छोड़ करके। तो इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 15 का 1 है जो कि 15 के 1 के कुछ अपवाद भी हैं। 15 के 1 के अपवाद क्या है, यही 15 का 3, 15 का 4, 15 का 5 और 15 का 6। यहां पर क्या कहा गया है कि 5 आधारों पर किसी के साथ, किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि यहां हम देखेंगे कि यहां भेदभाव किया जा रहा है। तो हुआ ना ये 15 के 1 का अपवाद। तो 15 के 1 के अपवाद ये बाकी के हैं, हम लोग देखते हैं। आगे बात करते हैं 15 के 2 की। तो 15 का 2 क्या कहता है, यह राज्य व व्यक्ति दोनों को विभेद से रोकता है। मतलब 15 के 1 से थोड़ा सा बढ़कर है, 15 के 1 से थोड़ा सा नहीं बढ़कर के, यह राज्य व व्यक्ति दोनों को विभेद से रोकता है। और यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है। 15 का 2 कहां रोकता है, ये जैसे कि ये व्यक्ति को भी रोकेगा और राज्य को भी रोकेगा। तो कोई अगर नागरिक किसी कुएं पे पानी पीने जा रहा है, कोई सार्वजनिक होटल है, कोई सार्वजनिक एक स्थान है, कोई एक सार्वजनिक समागम स्थल है, तो ऐसी जगहों पर ना तो कोई व्यक्ति और ना ही राज्य वहां जाने के लिए किसी नागरिक को रोक सकता है। ठीक है, इन 5 आधारों पर। इसका मतलब कैसे समझेंगे कि पता चला कोई छोटी कास्ट का है और वो किसी सार्वजनिक होटल पे जा रहा है, तो उसे रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते हैं, आप छोटी कास्ट के हैं। तो फिर अनुच्छेद 15 क्या कहेगा कि नहीं, 15 का 2 क्या कहेगा, नहीं ये गलत है। आप सार्वजनिक जगह पर जाने से, सार्वजनिक होटल पे, दुकान पे, कुएं पे, स्मारक स्थल पे या समागम स्थल पे जाने से रोक नहीं लगा सकते हैं। हम आपके घर नहीं जा सकते हैं, आप अपने घर पे रोक सकते हो, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर जाने से आप हमें ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना जन्म स्थान के आधार पर, ना मूल वंश के स्थान आधार पर, इनके आधार पर आप हमें इन जगहों पर जाने से नहीं रोक सकते हैं। तो यहां राज्य को रोका गया है, बल्कि यहां पर 15 के 2 में व्यक्ति और राज्य दोनों को रोका गया है। इस बात को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 15 की 3 की बात करेंगे तो 15 के 3 जैसे कि पहले ही हमने लिखा कि यह अपवाद है। 15 के 1 और 2 का, दोनों का यह अपवाद है। जैसे कि यहां पर क्या कहा गया है कि स्त्रियों व बालकों के लिए विशेष प्रावधान के लिए राज्य को शक्ति देता है। यहां तो समानता की बात की जा रही है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहां भेदभाव किया जा रहा है। स्त्रियों को विशेष प्रावधान दिया जा रहा है, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है, और इस स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान के तहत ही घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया। और ये किस वाद के तहत किया गया, तो डी पालाराज बनाम भारत संघवाद में घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया। और इसके तहत स्त्रियों
के साथ उनका पति, कोई जेंट्स व्यक्ति मारपीट नहीं कर सकता है, घूर नहीं सकता है, गलत नहीं कर सकता है, उसको उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है 15 के 3 में कही गई हैं। तो ये देखिए अपवाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आगे बात करेंगे अनुच्छेद 15 के 4 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 के 4 में लिखा गया है कि ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा स्थापित किया गया, अंतः स्थापित किया गया या जोड़ा गया। ठीक है, तो ये कैसे जोड़ा गया? चंपाकम दुराईराजन बनाम मद्रासवाद में दिए गए फैसले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ही इस अनुच्छेद 15 के 4 को संविधान में लाया गया। अब बात यह आती है कि चंपाकम दुराईराजन बनाम मद्रासवाद क्या है। ये बात अगर आपको पता चल गया तो अनुच्छेद 15(4) जो है आराम से आप इसको समझ जाएंगे। तो आइए चंपाकम दुराईराजन वाद के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, मद्रास में क्या था कि एक मेडिकल कॉलेज था। उस मेडिकल कॉलेज में क्या किया गया था कि सीटों का आवंटन किया गया था। सीटों का आवंटन कैसे किया गया था? कुल मिलाकर के 14 सीटों में से क्या किया गया था कि 6 सीटें जो हैं वो जो आपके असवर्ण हिंदू हैं, अर्थात जो ब्राह्मण हिंदू नहीं हैं, उन हिंदुओं के लिए 6 सीटें आरक्षित थी। इसके बाद 2 सीटें जो हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित थी। इसके अलावा 2 सीटें जो हैं वो ब्राह्मणों के लिए आरक्षित थी। इसके बाद एक जो सीट है वो मुस्लिम के लिए आरक्षित थी। एक सीट जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थी। तो 6 2 8 8 2 10 10 2 12। अभी और बचे, और कौन बचे? 2 SC। ठीक, 2 SC। तो 6 ऐसे हिंदू जो कि सवर्ण नहीं हैं, 2 ब्राह्मण, ठीक है, 2 ओबीसी, 2 SC, 1 मुस्लिम और 1 एंग्लो इंडियन। तो इस तरीके से सीटों का आवंटन किया गया था मद्रास के एक मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, अब ये जो चंपाकम दुराईराजन, ये एक लड़की का नाम है, ये मद्रास की रहने वाली है। ये इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जब जाती है तो वहाँ बोला जाता है कि सीटें फुल, अब आपका एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके कोटे पे सिर्फ 2 सीटें थी। ब्राह्मणों के कोटे पे सिर्फ 2 सीटें थी और सीटें फुल हो चुकी हैं, अब आपका एडमिशन नहीं हो सकता। ऐसे में ये जो चंपाकम दुराईराजन जो कि ब्राह्मण लड़की थी, ये क्या करती है? ये चली जाती है मद्रास कोर्ट में। मद्रास कोर्ट में जब जाती है तो इसने, ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, इसने क्या कहा कि अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 29(2) का ये उल्लंघन है। अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 29(2) का साफ साफ उल्लंघन है। अनुच्छेद 16 के तहत क्या कहा गया है कि सभी को अवसरों की समानता दी जाएगी। ठीक है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात जब अनुच्छेद 16 में कही जा रही है, 29(2) में कहा गया है, 29(2) में कहा गया है कि जो वित्त पोषित, जो राज्य पोषित जो संस्थाएं हैं, अर्थात राज्य के द्वारा जिनको मदद दी जा रही है, ऐसे शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई प्राइवेट कॉलेज होता तो चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से किए हो चलेगा, ठीक है, लेकिन सरकारी संस्था वो वित्त पोषित है, राज्य पोषित है, राज्य के द्वारा उसको मदद दी जा रही है, तो ये दोनों का उल्लंघन है। संविधान के इन दोनों अनुच्छेदों का साफ साफ उल्लंघन है। मद्रास हाईकोर्ट में चली गई। जब मद्रास हाईकोर्ट में इसने अपना पक्ष रखा तो फिर सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। सरकार ने क्या पक्ष रखा? सरकार ने पक्ष रखा कि अनुच्छेद 46 नीति निदेशक तक, तो DPSP, अनुच्छेद 46 में लिखा गया है कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, अर्थात SC और ST, इन लोगों को इनके लिए राज्य जो है विशेष प्रावधान कर सकता है, अर्थात आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो राज्य ने कहा हम उसी के आधार पर किए हैं। और 37 में, अनुच्छेद 37 में साफ साफ लिखा गया है कि राज्य को अपने कर्तव्यों को करना पड़ेगा नागरिकों के हित में। तो सरकार ने कहा हम उसी आधार पर किए हैं, इसमें गलत क्या है? तो ये दोनों के पक्ष जो है, सरकार का, चंपाकम दुराईराजन का ये पक्ष था, सरकार का पक्ष था अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 37। अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो यही तर्क चंपाकम दुराईराजन ने यह तर्क रखा और सरकार ने यह तर्क रखा। अब बात यह आई कि अगर इनको आरक्षण दिया जाता है तो समानता खंडित होती है, और आरक्षण नहीं दिया जाता है तो जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो वंचित के वंचित ही रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला पहुंचा और इसी तरीके से तर्क पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, सबसे बड़ा मुद्दा इसमें जो है वो बताने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब नीति निदेशक तथ्यों एवं मौलिक अधिकारों में
इन चीज़ों किसी चीज़ को लेकर के टकराव हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें वरीयता जो है वो मूल अधिकारों को देनी पड़ेगी। हम मूल अधिकारों को ही वरीयता देंगे और समुदाय के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है शिक्षण संस्थानों में। ऐसी बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो जब ये बात आई और इनके सरकार के पक्ष को उन्होंने खारिज कर दिया कि नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस वाद में मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों में वरीयता दी गई थी। तो दोस्तों चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास वाद में किया गया था। जब यह मामला हुआ और सरकार के पक्ष को खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हाँ, आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जैसे आप कर रहे हैं एक तरीके का भेदभाव है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब समस्या ये थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक समाजवादी व्यक्तित्व के लोग थे और सभी को पता है कि संविधान जो निर्माता थे उनका एक उद्देश्य था, उनकी मूल भावना थी कि देश के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इनके लिए कुछ विशेष प्रोविजंस होने चाहिए और जब तक इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं होगा इन वंचित वर्गों के लिए तो ये तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे हम प्रावधान कुछ करते हैं तो बार बार सुप्रीम कोर्ट अड़ंगा लगाता रहेगा, वो टांग अड़ाता रहेगा और कभी भी जो है ये वंचित वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीधा क्या किया कि हम एक संशोधन किया संविधान में, जिसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 कहा जाता है। तो 1951 में संविधान में संशोधन कर दिया और संशोधन करके अनुच्छेद 15 में 15 का 4 जोड़ दिया और इसमें लिखा गया कि राज्य क्या करेगा, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए नागरिक SC व ST के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। 29 के 2 में कुछ भी लिखा हो वो बात नहीं मानी जाएगी और ये यहाँ पर लिख दिया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि वंचित वर्ग के लोग जो हैं उनका भी उत्थान हो और वो समाज की मुख्य धारा में आकर के वो शामिल हो सकें, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये पूरा मामला है और इस मामले के तहत ही अनुच्छेद 15 का 4 जो है वो आया। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज समझ में आई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 15 के 5 की। अनुच्छेद 15 का 5, अब बात थी कि सरकारी संस्थानों में तो हो गया, सरकारी संस्थानों में हो गया, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में समस्या होने लगी कि प्राइवेट संस्थान जो है मनमानी करने लगे। वो क्या था कि SC ST OBC को एडमिशन ही नहीं दे रहे थे। जब एडमिशन नहीं दे रहे थे तो उसके लिए भी क्या किया गया कि संविधान में 93 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 2005 में, और संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 15 का 5 जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि OBC SC ST को प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में स्थानों का आरक्षण दिया जाएगा। याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चीज, ये बिंदु और भी आपको याद रखना है। इसमें साथ साथ में ये भी कहा गया कि ये जो कानून है, ये जो नियम है, ये जो संशोधन है, ये अनुच्छेद 30 के 1 के लिए लागू नहीं होगा। अर्थात अल्पसंख्यकों के जो शिक्षण संस्थान हैं वहां पर OBC SC ST को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। बाकी कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, स्कूल हो, सब जगह पर सीटों में आरक्षण जो है वो इन 3 वर्ग के लोगों को जरूर मिलेगा। ये बात जो है अनुच्छेद 15 के 5 में रखी गई कि संविधान संशोधन के द्वारा, 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा इसको रखा गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 15 के 6 की। तो अनुच्छेद 15 के 6 2018 में एक काम किया गया, ये EWS को, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, चूंकि बात ये चल रही थी, ये तो मंडल आयोग के समय से ये प्रावधान था कि जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनको भी क्या किया जाए, 10% का आरक्षण दिया जाए। ये मंडल आयोग की बात है, जब बहुत पुरानी बात है। मंडल आयोग के बाद में ही पिछड़ा आयोग बना था और पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसके साथ साथ उसके बाद ही जो है OBC को 27% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर EWS का मतलब है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अर्थात आर्थिक आधार पर जो कमजोर वर्ग है, और वो भी कहां का, कौन, सामान्य वर्ग का। दोस्तों यहां पर ये संविधान में संशोधन करके 15(6) क्यों लाया गया? इसका रीजन ये है कि यहां पर देखिए लिखा हुआ है सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर, तो यहां सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर दिया गया है आरक्षण, लेकिन यहां आर्थिक आधार की जैसी कोई बात ही नहीं की गई है। तो जब ये बात नहीं की गई है और हम किसी को देना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन
करना पड़ेगा। इसलिए ये संविधान में संशोधन करके 15 के 6 को लाया गया और समान वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया शिक्षण संस्थानों में। और सिर्फ शिक्षण संस्थानों में ही नहीं, आगे हम अनुच्छेद 16 की बात करेंगे तो नौकरियों में भी 10% का आरक्षण, जिस प्रकार से SC ST OBC को मिला हुआ है शिक्षण संस्थानों में नौकरियों में, उसी तरीके से ये 10% लोगों को भी शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों में जो है 10% का आरक्षण दिया गया। इसके लिए एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था जो 124वें नंबर का था, 2018 में लाया गया था और ये पारित होने वाला 103वां नंबर का था। अर्थात याद रखिए, यहाँ पर स्टूडेंट कई बार गलती कर जाते हैं, जो विधेयक लाया गया वो 124वें नंबर का था, क्योंकि सारे के सारे विधेयक पास नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन पास होने वाला ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था। तो ये विधेयक है और ये अधिनियम है। पूछ ले आपसे कि किस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 15 के 6 को जोड़ा गया, तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। पूछ ले अगर कि किस विधेयक में EWS के आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो 124वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। तो दोस्तों ये था 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) के बारे में। तो हमने अनुच्छेद 15 को डिटेल से, और मुझे उम्मीद है कि मैंने सरल तरीके से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझा दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और साथ साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो आपको मैंने बताया, सिर्फ अनुच्छेद 15 के बारे में मैंने बताया और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इसलिए लेके नहीं आ रहा हूँ चूँकि वीडियो बड़ा हो सकता है, तो मेरे लिए भी परेशानी होगी उसको अपलोड करने में, एडिट करने में, और आपको भी देखने में परेशानी होगी, इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक को ही बताया है यहाँ पर। हालाँकि आगे अगर 16 और 17 की, 16 के बाद 17 18 की बात करेंगे तो एक साथ कर लेंगे हम, लेकिन 16 को भी हम एक साथ, सिर्फ अकेले ही 16 को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो, अगर आपको पसंद आया हो, ऐसा लगता हो कि हमें इस वीडियो से या इस चैनल से हमें कुछ हेल्प मिल सकती है और पहली बार इस चैनल पे आप आए हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।